हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एसी चैप्टर का लेक्चर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे और उस डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। तो ये क्या होता है ट्रांसफार्मर, क्या इसका इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो सारी चीज़ जरा अच्छे से समझते हैं बच्चों। एक तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर का हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे? क्योंकि जितने भी चीज़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हमारे घर में भी चल रहे हैं, देखो है ना, जैसे क्या क्या चलता है भाई, पंखा हो, एसी हो, कूलर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, सब कुछ ये जो चल रहा है ना, ये कौन से सप्लाई वोल्टेज से चलता है? एसी वोल्टेज या फिर डीसी वोल्टेज से? सोचो कौन से वोल्टेज सप्लाई से चल रहा है? एसी वोल्टेज सप्लाई से। तो ये जो एसी वोल्टेज सप्लाई कहीं से आ रहा है, जो सबसे नज़दीकी जगह जहाँ बोलोगे ना कि कहाँ से आ रहा है, मतलब घर के बाहर अगर घूमे टहले तो बोले कहाँ से आ रहा है, जिस जगह से आता है ना, सबसे नज़दीकी की बात कर रहा हूँ, उस जगह का नाम ट्रांसफार्मर है। गली के बाहर अगर देखोगे ना, एक पोल है लगा हुआ, उस पोल पर एक डिवाइस रखा हुआ है, वही है ट्रांसफार्मर। मैं आप लोग को दिखाता भी हूँ कि क्या है, तो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। देखो, तो व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर? जरा पोल पर पहले वो देख ले कि हाँ भाई, पोल पर कैसा रखा हुआ होता है। ये है, देखो ये है पोल, पोल पर इस तरह से रखा हुआ होता है भाई, यही है ट्रांसफार्मर। अब एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, उसके बाद शुरू करता हूँ पढ़ना, ठीक है? कि जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं ना, जैसे देखो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक, तो बहुत करीबी से जो है ना इसको हम लोग पहचानते हैं। बहुत तो दुख तकलीफ पहुँचाया बचपन में भाई, 2-2 3-3 दिन तक जो है ना लाइट आता ही नहीं था, तो हम लोग बोलते थे क्या हो गया, अरे ट्रांसफार्मर जल गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया, धुआं दे दिया ट्रांसफार्मर, ये सब लैंग्वेज यूज़ करते थे। फिर बोलते थे 2-3 दिन नहीं आएगा अब लाइट, हाँ शट डाउन हो गया। तो शट डाउन जब बोलते थे तो बोलते लग रहा है अब 3 दिन, 2 दिन से तो पहले लाइट आने से रहा। तो बहुत दुख तकलीफ पहुंचाए भाई, लाइट है ही नहीं तो लैंप लालटेन में बैठ करके पढ़ो, आँख भी थोड़ा डैमेज हुआ उसी के वजह से गारंटीड है, ठीक। तो लेकिन जो शहर में रह रहे होंगे ना, बड़े बड़े शहर में, वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। पता है हाँ भाई लाइट बहुत कम जाती है, अब 5 मिनट गया तो नहीं समझ में आएगा कि भाई क्या है, नहीं है ना, ठीक है लाइट आ ही गया तो लग रहा है ठीक ही है तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा नज़दीक से, जो गांव से बिलोंग करते हैं, थोड़ा नज़दीकी रिश्ता है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे भाई। आ जाओ देखते हैं कि अच्छा भाई तुम में क्या क्या पाया जाता है। व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर? तो देखो क्या है ट्रांसफार्मर, तो बोलते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर क्या, कन्वर्टिंग एंड अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू दैट एट हाई वोल्टेज और वाइस वर्सा। क्या इसका मतलब हुआ कि कहीं पर मान लो कि एसी वोल्टेज सप्लाई अगर मेरा लो वोल्टेज है ना, तो उसको हमें हाई वोल्टेज में अगर कन्वर्ट करना है तो ट्रांसफार्मर का यूज पड़ता है, ये कन्वर्ट कर देता है। और कहीं पर अगर हाई एसी वोल्टेज है और उसको हमको कन्वर्ट करना है अगर लो एसी वोल्टेज में, तो ये ट्रांसफार्मर ही डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देता है। यानी एसी को एसी में ही कन्वर्ट कर रहा है, बस हाई को लो या लो को हाई। अब जैसे यहाँ वोल्टेज है ना, जिस तरह से इसके अंदर करंट का भी खेल होता है, वो धीरे धीरे आगे बताऊंगा कि क्या है इसका मतलब। अब जो हमने इस पोल पर देखा कि ये ट्रांसफार्मर है, ये तो ऊपरी डायग्राम दिखता है भाई कि अच्छा ऐसा है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर देखो इस तरह से कुछ आपको दिख रहा होगा, है ना, लग रहा है ये लोहा जैसा, ये वाला कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ऐश कलर का ये। तो ये क्या रहता है, ये रहता है सॉफ्ट आयरन। क्या रहता है बच्चों? सॉफ्ट आयरन का मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे लोहा ही समझ लो, लेकिन हाँ सॉफ्ट आयरन है। उसके ऊपर क्या है, तार का वाइंडिंग किया हुआ है, एक इधर वाइंडिंग दिख रहा है और एक इधर वाइंडिंग दिख रहा है। ये कौन से तार का यूज किया जाता है, तो ये होता है मेरा कॉपर वायर। क्या होता है? कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। नेकेड वायर रहेगा तो दिक्कत है, दोनों टच होगा तो धड़ाक से मारेगा तो शॉर्ट सर्किट उड़ जाएगा। इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक इधर भी वाइंडिंग एक इधर भी वाइंडिंग, तो सॉफ्ट आयरन के ऊपर 2 वाइंडिंग किया गया है। तो इसी के आधार पर जो एक इधर वाइंडिंग है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जो इधर वाइंडिंग किया हुआ है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। एक तरफ प्राइमरी एक तरफ सेकेंडरी, एक कहला जाता है इनपुट साइड, दूसरा कहलाता है आउटपुट साइड, ठीक। अच्छा, जैसे ये हल्का क्लियर हुआ, यहां आते हैं जरा। ये जो आपको रेक्टेंगुलर फ्रेम जैसा दिख रहा है मटेरियल, यही मटेरियल है क्या, मेरा सॉफ्ट आयरन। क्या है? सॉफ्ट आयरन, ठीक। अब देखो है ना, अगर रियल पिक्चर अगर देखो तो एक लाइनिंग 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 ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, लाइनिंग लाइनिंग दिख रहा है ना ऐसे करके। क्या इसका मतलब है कि जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना सॉफ्ट आयरन का, वो पूरा एक सॉलिड नहीं होता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट एक सॉलिड, एक ही इकट्ठा एक सॉलिड इस तरह से फ्रेम बना हुआ हो, नहीं। कैसा होता है ये सॉफ्ट आयरन रियल में, जिसके ऊपर हम बाइंडिंग करते हैं, तो इस तरह से होता है,
सब चीज का रीजन है बच्चों, एक एक करके समझते जाना। देखो एक पतला सा शीट जैसा हमें लग रहा है, तो सॉफ्ट आयरन का ही क्या रहता है, एक पतला सा शीट इस तरह से रहता है, एकदम पतला पतला। तो एक शीट हो गया, उसके बाद दूसरा शीट, वो दोनों शीट को करते क्या, चिपकाते हैं हम। क्या चीज के हेल्प से चिपकाते हैं, तो एक के तरफ जो है हम लोग लगा देते हैं वार्निश। क्या होता है, ग्रीस टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है, वार्निश। वार्निश लगा दिए, उसके बाद दूसरा वाला जो है सॉफ्ट आयरन का शीट चिपका दिए, फिर वार्निश लगा दिए, फिर तीसरा चिपका दिए, फिर वार्निश लगा दिए, फिर चिपका दिए। भाई ऐसा कर क्यों रहे हो सर? हाँ बिल्कुल, इसका रीजन बच्चों लास्ट में आएगा, ठीक। अभी आप कंस्ट्रक्शन समझो कि कैसे कैसे क्या है। तो ये जो आप देखे सॉफ्ट आयरन का जो ये शीट हो गया, इसके इधर हम लोग लगाते हैं वार्निश। क्या लगाते हैं, वार्निश। ग्रीस टाइप का मटेरियल है। क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन, इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन। इससे बहुत बड़ा फायदा है, कुछ एनर्जी जो लॉस होता है ना, वो एनर्जी को बचाता है ये इंसुलेशन। तो स्वाभाविक है कि भाई अगर मान लो कहीं इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा होगा, लेट इट भी, मान लो है ना, मेटल है, पता है भाई इसमें करंट अगर फ्लो करेगा, लेकिन वार्निश लगा हुआ इंसुलेशन, तो बगल वाला जो शीट होगा ये करंट डायरेक्ट उसमें नहीं जाएगा, ये करंट डायरेक्ट उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में इंसुलेशन कर दिया गया, ठीक। तो करंट हमेशा जो भी फ्लो करेगा एक ही शीट में ऐसे रहेगा। एक तो ये क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, अब पता चल गया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे से कर करके खटाल 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 बन कर करके पूरा एक रेक्टेंगुलर फ्रेम जैसा बन गया। और उसी फ्रेम में जो बना, एक तरफ हम लोग करते हैं वाइंडिंग तार से, और एक इधर वाइंडिंग, इस साइड जो वाइंडिंग की है दिस इज नोन एज, बहुत सारे पैरामीटर है, नए नए चीज आएंगे, एक एक करके देखते हैं। तो ये कहलाता है प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको कि हम लोग 1 डिग्री से ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं। जैसे नहीं केमिस्ट्री में पढ़े होगे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री टाइप से, बिल्कुल। तो प्राइमरी को हम लोग 1111 से डिनोट करेंगे, और सेकेंडरी को 2222 से। क्या है इधर वाला वाइंडिंग, क्या कहलाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि क्या हो गया 2 डिग्री, ठीक है। इस साइड जो देखो तार जब हम ऐसे ऐसे कर करके गोल लपेटते हैं बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉइल बन गया भाई। कोई भी तार ऐसे 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 करके लपेटा हुआ है तो क्या कहला जाएगा, कॉइल। और पता है कि हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हो गया कि कितना टर्निंग आप दे रहे हो। तो भाई प्राइमरी वाइंडिंग में जो कॉइल बना दैट इज नोन एज प्राइमरी कॉइल। ये भी सही है, ये सब लैंग्वेज यूज किया जाता है। प्राइमरी कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, और प्राइमरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो या तो उसको एनपी लिखें जिससे डिनोट हो कि प्राइमरी में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन मैं क्या करता हूँ जो 1 से ऐसे डिनोट करता हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्विंग थोड़ा आसानी होता है। प्राइमरी में सारे पैरामीटर्स, चाहे वोल्टेज हो, करंट हो, रेजिस्टेंस हो, नंबर ऑफ टर्न्स हो, सबको 1 1 1, और सेकेंडरी साइड में 2 2 2। तो इस साइड वाले कॉइल को क्या बोल देंगे, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। और इधर जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है उसको कितना बोल देंगे, लेट इट बी N2, ठीक है। अब एक तरफ होता है कोई वोल्टेज मेरे पास है, जिसको कि हमको या तो हाई करना होगा या तो लो करना होगा, जरूरत पड़ता है। तो बोले जिस वोल्टेज को हमें हाई करना है दैट वोल्टेज इज नोन एज AC इनपुट वोल्टेज। तो भाई कोई तो वोल्टेज आया कहीं पर, उसी को तो हाई करेंगे या उसी को तो लो करेंगे। तो जिसको हाई या लो करना है दैट इज नोन एज AC इनपुट वोल्टेज, AC। तो बोलते वो लगाते किधर है, इस साइड, प्राइमरी साइड में। तो बोले ये जो तार ऐसे आ रहा है ना, देखना जरा, ये जो तार ऐसे आ रहा है, यहां पर हम लोग लगा देते हैं क्या, AC वोल्टेज सप्लाई। तो दिस इज नोन एज, देखो इसको हम लोग V1 से डिनोट करेंगे। AC है, फ्लक्चुएट करेगा 1 सेकंड में 100 बार, प्लस माइनस पहला प्लस माइनस होगा ऐसे करके। तो व्हाट इज V1, तो बोले कि V1 इज नोन एज AC इनपुट वोल्टेज, AC इनपुट वोल्टेज विच इज यूज टू, या तो उसको एनहेंस करो या तो डिक्रीज करो ऐसे। तो ये ऐसी इनपुट वोल्टेज हो गया। आउटपुट साइड में अक्रॉस द 2 टर्मिनल जो है, जो वोल्टेज ऑब्टेन होगा, जो वोल्टेज ऑब्टेन होगा, यानी मान लो ये ऐसी इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है ना, हो सकता है बढ़ा के 20 वोल्ट कर दे। तो भैया 20 वोल्ट जो मेरे को आउटपुट आएगा वो किधर आएगा, उस टर्मिनल के अक्रॉस आता है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, V2 से। तो बोले व्हाट इज V2, ये भी है AC वोल्टेज लेकिन आउटपुट, हेंस VC को बोल देंगे क्या कहला जाएगा, AC आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन्ड,
अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग। तो पता है ये वाला 111 प्राइमरी वाइंडिंग में लगाते हैं इनपुट वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ऑब्टेन होगा। क्या इतना दूर तक क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है, ठीक। अब ये जो देख रहे हो बच्चों, यहां पर देखना, जैसे शीट एक लगाएं, उसके बाद वार्निश लगा करके जो ये शीट लगाए ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है लैमिनेशन। क्या कहते हैं इसको? लैमिनेशन करना, ठीक है। तो भैया ये जो पूरा अच्छे से एक रेक्टेंगुलर फ्रेम टाइप का जो बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं लैमिनेटेड कोर। क्या बोलेंगे? लैमिनेटेड कोर। क्यों लैमिनेटेड? क्योंकि पता है लैमिनेशन करके ये रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला बना है। हेंस ये पूरा सेटअप जो आप दिख रहा है ना, इसका नाम पड़ जाता है क्या? तो बोलेंगे लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर। तो कभी सिर्फ लैमिनेटेड कोर बोले वो भी चलेगा, लेकिन पता है कि हाँ भाई हम लैमिनेशन करके इस तरह से कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर हमने बनाया है। क्या चीज का? मटेरियल है सॉफ्ट आयरन, यानी कि इसका पूरा नाम हो जाता है लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। तो चाहे लैमिनेटेड कोर बोले या लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर बोले, ये चलेगा। तो इतने सारे पैरामीटर्स है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लैमिनेशन। तो वही हो गया, देखो सिंगल लैमिनेशन, एक पर ऐसे हमने वार्निश लगाया। लिख लीजिए इतना दूर। अब यहां पर आते हैं, एक मैकेनिज्म थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं बच्चों कि भाई ठीक है अनिल सर, ट्रांसफार्मर है, कंस्ट्रक्शन हमें समझ में आया, तो भाई ये बेसिकली क्या है? काहे हम लोग लो को हाई करते हैं, काहे हम लोग हाई को लो करते हैं? एक छोटा सा उदाहरण से ना सारे कुछ ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाएगा। बस हम ये समझते हैं कि हमारा जो घर है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो चलता है, ये सारे पंखा, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, सब कुछ कितने एसी वोल्टेज सप्लाई पर ये चलता है? कितना एसी वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है इंडिया में बताओ? तो पता है 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट एसी सप्लाई, यानी सारे को 220 वोल्ट चाहिए, ठीक है। भैया ये बिजली आ कहाँ से रहा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सिचुएटेड कहाँ है? वो कोई और शहर में सिचुएटेड है। इसका मतलब है कि बिजली वहाँ से दिल्ली आया, दिल्ली से मेरे घर में आया दिल्ली में मेन हब तो होगा इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर बिजली विभाग होता है, वहाँ पर आया होगा ना, और वहाँ से फिर सब घर में ऐसे गया। तो किस प्रोसेस से गया ना, यहीं पर सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों कि कितने तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं और ये क्यों हम लोग लो को हाई या हाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। देखना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। लेट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, शॉर्ट में देखते हैं एकदम, ठीक है। देखना जरा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कोई सिटी में सिचुएटेड है, ठीक। तो वहां पर होता क्या है भाई? तो वहां पर कंस्ट्रक्टेड होते हैं बड़े बड़े डैम्स, और डैम्स में क्या स्टोर किया जाता है? पानी। उस पानी को फॉल कराया जाता है जमीन पर, और जमीन पर होता है क्या सिचुएटेड? एक टरबाइन। क्या होता है? टरबाइन। टरबाइन के लगे होते हैं ब्लेड्स। क्या लगे होते हैं टरबाइन में? ब्लेड्स। और यहां से पानी फॉल कराया जाता है कहां पर? टरबाइन के ब्लेड्स पर, ठीक है। वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट, वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, कोई हाइट h से क्या किया जाता है? पानी को फॉल कराया जाता है। अब इतने प्रेशर से पानी जब फॉल करेगा टरबाइन के ब्लेड्स पर, तो भैया ये टरबाइन घूमेगा बहुत हाई स्पीड से, लेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहां से कनेक्टेड होते हैं कोई एक शैफ्ट। क्या कनेक्टेड होता है? कोई एक शैफ्ट कनेक्टेड है, एक्सल जैसा कुछ ही समझ सकते हो। तो जब ये घूमेगा गोल गोल गोल, तो ये शैफ्ट भी घूमेगा। शैफ्ट से कनेक्टेड होता है एक रेक्टेंगुलर कॉइल। क्या कनेक्टेड होता है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल। और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो भाई ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस्ड होता है। तो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। सिंस जैसा ही ये कॉइल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा गोल 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 गोल, होगा क्या? हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट। क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? एसी इज प्रोड्यूस्ड, एसी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक। अब मान लो जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ, वही वाला अल्टरनेटिंग करंट जो एक सेकंड में 100 बार दाएं बाएं कर करके बल्ब जलाता है, ठीक। लेट यहां पर एक उदाहरण बोल रहा हूं, मान लो कि ना जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो, तो भैया कुछ वोल्टेज भी तो होगा। तो कितना एसी वोल्टेज यहां पर प्रोड्यूस हुआ? लेट इट भी मान लेते हैं कि 50,000 वोल्ट है, मान लो प्रोड्यूस हुआ। अब सिंस ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सिचुएटेड है कोई और शहर में, भाई मैं रहता हूं दिल्ली में, तो ये बिजली जो है अब वहाँ से आना है मेरे दिल्ली शहर में, तो पता है जहाँ बिजली विभाग होगा भाई वहाँ पर आएगा, ठीक। अब वहाँ से उठ कर करके फिर हर घर में आना है, तो सवाल है कि कैसे आएगा। तो देखो यहीं पर खेल होता है बच्चों। क्या? ये जो 50,000 वोल्ट एसी सप्लाई ये यहाँ प्रोड्यूस हुआ ना, देखना 50,000 वोल्ट जो एसी वोल्टेज जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, इसको क्या किया जाता है पता है? वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है।
वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। लेट कितना कर दिया गया, मान लो उदाहरण ही बता रहा हूं, 90,000 लेट वोल्ट बढ़ा दिया गया, एसी वोल्ट ही होगा ये वाला। और तब क्या है ना, इस वोल्टेज को एक ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से, ट्रांसमिशन लाइन मतलब क्या, तार ही तो है भाई बस, है ना, पता है, हाँ बिजली ट्रांसमिट किया जा रहा है एक शहर से दूसरे शहर, तो बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से क्या है, मेरे शहर दिल्ली में आ गया। ठीक, तो देखो गौर करके, जो 50,000 वोल्ट यहां प्रोड्यूस होता है उसको किया गया हाई। अब हाई में जो कन्वर्ट किया गया, तो कौन ऐसा डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करे, तो वो है ट्रांसफार्मर। क्या है, ट्रांसफार्मर। तो यहां पर देखो एक ट्रांसफार्मर का क्या होगा, यूज होगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सोचोगे दिमाग में नहीं चल रहा होगा कि भाई ऐसा होता है क्या कि 50,000 से 90,000 मतलब जितना जरूरत है उतना कन्वर्ट कर देगा, हैं, ऐसा डिवाइस होता है क्या? तो देखने में लगेगा कि वाह, तो ऐसा करते हैं, जितना मन है इच्छा उतना में कन्वर्ट कर देगा ये। तो ऐसा करते हैं, 1 वोल्ट का छोटा बैटरी ले लेते हैं, ये घड़ी उड़ी में जो लगता है ना बैटरी, हाँ एकदम इतनी छोटा बैटरी ले लेते हैं, ले लिए अब मेरा पूरा घर का जितना डिवाइस है सबको चलाने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, तो बोले लेट, मान लो कि 100 वोल्ट, लेट इट, उदाहरण बच्चों 100 वोल्ट चाहिए, तो बोले वाह, ट्रांसफार्मर लगा दो, वही घड़ी वाला बैटरी से सीधे 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, क्या दिक्कत है, ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर देता है। भाई ऐसा नहीं होता है इसके पीछे अंदरूनी कुछ रीजन है, क्योंकि देखो एक चीज बताता हूँ शॉर्ट में, हालांकि डिटेलिंग लेक्चर में आते आते आपको सब समझ में आ जाएगा। 50,000 वोल्ट है, वहां से 90,000 वोल्ट कर दिया। व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है बैटरी का, हमें पता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसका मतलब है कि अच्छा 50,000 से जब 90,000 हो गया तो वाह एनर्जी बढ़ गया, अब तो कुछ भी कर सकते हो उतना वोल्टेज में। तो कभी भी हम लोग पढ़कर आए हैं, दुनिया में कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना है जो एनर्जी को कंजर्वेशन को वायलेट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि यहां कम एनर्जी था, वह एक डिवाइस लगा एनर्जी बढ़ा दिया। भैया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि डायरेक्ट वोल्टेज बढ़ जाए एट द कॉस्ट ऑफ कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ तो कीमत चुकाना ही पड़ेगा जो यहां पर दिखता नहीं है, अन्ना डेफिनेशन में हमें नजर आता है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कर देंगे, वाह रट बिलियन नंबर भी आ गया। भैया उसके पीछे कुछ और भी चीज है, क्या है बताता हूं। जैसे हम डायरेक्ट आईआईटी निकाल ले रैंक 1, अच्छा हम नीट निकाल ले डायरेक्ट जितना चाह रहे हैं रैंक 1, भैया उसके पीछे कुछ वजह भी होता है। रैंक 1 सबका नहीं आता है, जो 10-10 घंटा 12-12 घंटा मेहनत करेगा और एकदम सही डायरेक्शन में तप करेगा तब जाकर के उसका आईआईटी निकलेगा है ना, और नीट निकलेगा। तो वो मेहनत तो किसी को दिखता नहीं है भाई, समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बता रहा हूं बच्चों। डायरेक्ट रिजल्ट दुनिया को दिखता है कि वाह देखो इसका रैंक 1 आ गया, भैया उसके अंदर का कहानी देखें, है ना, एट द कॉस्ट ऑफ कुछ ना कुछ। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। ये जो वोल्टेज बढ़ जाता है ना बच्चों, करंट यहां पर फैक्टर होता है। जब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज होता है ना, तो करंट वहां पर कम होता है। करंट क्या होता है वहां पर कम होता है, यहां करंट क्या होता है ज्यादा होता है। यही चीज है जो दिखता हमें नहीं है, बताऊंगा थोड़ा आगे चल करके। तो करंट बेसिकली कम यहां पर फ्लो करता है, हम लॉस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसीलिए क्या है हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसमिशन लाइन पर भेज दिया जाता है। ठीक, चलो अभी फिलहाल ऊपरी ऊपरी ये समझो, आऊंगा करंट वाला टर्म पे पूरे अच्छे तरह से। अब लेट दिल्ली में पहुंचा, कितना वोल्टेज, बोले 90,000 जो है ना यहां पर पहुंच गया 90,000 वोल्ट। अब हमारे जो घर है, देखना जरा, मेरा जो घर है, मेरे घर में रिक्वायरमेंट कितना है, 220 वोल्ट एसी का जरूरत है, क्योंकि सारे डिवाइसेस तो 220 पर ऑपरेट होते हैं। ऐसे ऐसे घर कितने हैं भाई, बहुत सारे घर होते हैं भाई, है ना, मेरा अकेला तो घर है नहीं, बहुत सारे घर है। तो क्या करें, डायरेक्ट ये 90,000 उठा के मेरे घर में सप्लाई कर दे क्या, डायरेक्ट जहां बिजली विभाग मेन में आया लगा दो घर में भैया मेरा घर उड़ जाएगा धड़ाम से सब कुछ उड़ा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ 90,000 आया है और मेरे को चाहिए 220 वोल्ट, तो हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के मेरे घर में पहुंचेगा, है ना। तो सवाल है कि कैसे, तो डायरेक्ट नहीं आता है बच्चों। ये 90,000 वोल्ट भी क्या होता है ना, छोटे 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 ट्रांसफार्मर पर भेजा जाता है। तो देखना जरा, एक ट्रांसफार्मर पर आता है, और ये ट्रांसफार्मर क्या है, ये ट्रांसफार्मर है बच्चों ये, वही जो मेरे कॉलोनी के बाहर जो लगा हुआ होता है ना पोल पर, ये इसके पास भेजा जाता है। और ये यहाँ पर जो है आता कितना है, तो रफली अप्रोक्सीमेट जो है ना 7,200 वोल्ट के अराउंड जो है ना क्या है, ये पोल पर आता है। और हर देखो ये 90,000 है ना, तो बहुत सारे पोल पर क्या किया गया, भेजा गया 7,200 वोल्ट,
7200 वोल्ट, 7200 वोल्ट, ऐसे कर करके बहुत सारे पोल पर क्या कर गया, भेज दिया गया। अब हर एक पोल पर जो आया, 1 पोल, ठीक है, एक पोल पर जो आया, उस पोल से क्या करता है ना, वो 15 से 20 घर को क्या करता है बच्चों, एक पोल पर जो आया ना 7200, वो 15 से 20 हाउसेस को क्या करता है, सप्लाई भेजता है। तो देखो कि क्या है, जैसे मान लो आपके पास 90,000 रुपया है मान लो, तो आप क्या किए 7,000 7,000 7,000 7,000 करके सबको बांट सकते हो। भैया मेरे पास पैसा 10 रुपया रहेगा तभी तो मैं 1 रुपया बांटूंगा, रहेगा ही मेरे पास 1 रुपया तो 5 रुपया कहाँ से बांटूंगा, है नहीं हो सकता है। तो 90,000 है, तो देख रहे हो एक वोल्टेज क्या कर दिया, डाउन किया, डाउन वोल्टेज कर करके सबको बांटा। फिर मेरे घर को 220 जरूरत है, तो एक पोल क्या करता है, 15 से 20 घर को सप्लाई भेजता है। कैसे भेजेगा, फिर से 7200 को डाउन करेगा और 220 में कन्वर्ट करेगा। यानी पता चल रहा है कि यहां पर जो ट्रांसफार्मर जो जरूरत पड़ रहा होगा ना, वो क्या कर रहा होगा, वोल्टेज को कर रहा होगा डाउन। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और यहां पर जो 50,000 से 90,000 किया, वोल्टेज को किया अप, है ना, ऊपर, दिस इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का ये टाइप हो गया, दिस इज नोन एज स्टेप अप, और यहां पर जो यूज हुआ होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो क्रिस्टल क्लियर हुआ कि अच्छा ऐसे बिजली जो है मेरे घर तक पहुंचता है, तो स्टेप डाउन हो गया। फिर ये क्या किया होगा, स्टेप डाउन किया होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और फिर जो है मेरे घर में सप्लाई आया। तो मेरे ख्याल से पूरा मैकेनिज्म क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। एक ओवरव्यू ले लो, तब देखते हैं बच्चों क्या पता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर देयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, एक होगा स्टेप अप, एक होगा स्टेप डाउन। तो इस क्लासिफिकेशन को जरा अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ठीक है, बहुत अच्छा से लगेगा ना, हाँ भैया स्टेप अप कहाँ किया जाता है, वही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में ट्रांसमिशन लाइन पर भेजने के लिए। स्टेप डाउन कहाँ किया जाता है, जिस शहर में आया पूरा बिजली, ठीक है, वहां से स्टेप डाउन किया, फिर डाउन किया, मेरे घर तक आया, हो गया। कौन रटेगा अभी, सब ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा, कोई पूछेगा तो समझाना चालू कर देना। तो इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द एसी इनपुट वोल्टेज, स्टेप अप। स्टेप डाउन इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द एसी इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट आया उसको रिड्यूस कर दो। ये क्या करेगा स्टेप अप, तो इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल इनटू हाई वोल्टेज इन द क्या है, सेकेंडरी कॉइल। इनपुट कहां आता है, प्राइमरी में, और आउटपुट क्या है, सेकेंडरी में, है ना। तो लो वोल्टेज को क्या कर दिया, ये सॉरी, लो वोल्टेज जो प्राइमरी कॉइल में था उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, किस है, सेकेंडरी में। सिमिलरली ये क्या करेगा स्टेप डाउन, तो बोले जो हाई वोल्टेज आया है प्राइमरी कॉइल में ना, हाई वोल्टेज उसको कर देगा लो, तो लो वोल्टेज कर देगा किस में, सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी इज द आउटपुट, ठीक है। चलो देखते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पर बच्चों जो है ना ये ट्रांसफार्मर काम करता है। तो बोलते हैं क्या, ट्रांसफार्मर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। कौन से प्रिंसिपल पर ये काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर ये काम करता है। कैसे पता चला कि अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता होगा, तो बस जो कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़े ना उसी से पता चल जाता है कि म्यूचुअल इंडक्शन पर ये काम करता होगा। पढ़े कहाँ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। देखो कैसे पता चलता है, कुछ लक्षण यहां पर दिख रहा होगा। ट्रांसफार्मर है, दो तरफ कॉइल लगा हुआ है, हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगल बगल में कनेक्टेड है। एक तरफ हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिए। भाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कैसा करंट निकलेगा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है कि भैया कभी बढ़ते रहेगा कभी घटते रहेगा। यानी पता है कि इधर चेंजिंग करंट इज पास्ड थ्रू वन ऑफ द कॉइल्स। जब भी चेंजिंग करंट पास होता है एक कॉइल से, चेंजिंग करंट के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें लिंक होगा, बगल वाले में भी कुछ ना कुछ लिंक हो जाएगा। यानी जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें लिंक होगा, चेंज होगा, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। ये कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, ये हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़े हैं। तो अगल बगल जब कॉइल कनेक्टेड हो, एक में करंट पास कराओ चेंजिंग, दूसरे में फ्लक्स लिंक हो जाता है। तो देखो ऐसे बनाते हैं, जो डायग्राम वहां पर बनाए थे हम लोग है ना ईएमआई चैप्टर में। एक कॉइल है, इसमें लेट N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल है C1 पहला कॉइल। दूसरा उसके बगल में कॉइल कनेक्टेड है, इसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल है मेरा C2, ठीक है। इसमें करंट पास कराओ कैसा, चेंजिंग करंट। तो लेट इंक्रीजिंग करंट है, किसी भी इंस्टेंट पर बढ़ रहा है। तो भाई करंट अगर बढ़ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है, तो इस करंट के वजह से फ्लक्स लिंक होगा किसमें, दूसरे वाले कॉइल में। कैसे, जरा एक बार देख लेते हैं। देखो करंट ऐसे आ रहा है, इधर जा रहा है,
यानी ऊपर से ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 कर करके पहला वाला कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट है गोल गोल, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऐसे। यही मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया से देखो पार करेगा तो कहलाएगा फ्लक्स। फ्लक्स होता है बी डॉट ए, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो दूसरे कॉइल में लिंक होगा इस डायरेक्शन में। तो हमें पता चला कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा चेंज होगा, बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? तो बोले कि भाई करंट बढ़ रहा है। अब ये जो करंट है ना बढ़ रहा, तो उसके वजह से फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब कोई भी फ्लक्स अगर बढ़ रहा है यानी कि कॉइल से चेंज हो रहा है, हो क्या रहा है, बढ़ रहा है। भाई फैराडेस लॉ और लेंज लॉ आते हैं और बोलते हैं देखो भाई कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा किसी कॉइल से तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेंज लॉ कहते हैं किस डायरेक्शन में होगा, बोले अगर बढ़ रहा है ना तो उसको कर दो ओपोज, तो भैया बढ़ने मत दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस वाला फ्लक्स हो जाएगा, घटा दो, है ना। तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड फ्लक्स हो गया, यानी कि इस करंट के वजह से इधर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा था और ये क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो जहां उधर इंक्रीज किया ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, देख लो। और ईएमएफ अगर इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड वाला। इंड्यूस्ड फ्लक्स का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। और हम जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बोले अभी यूज करूंगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाता है, -d∅ डिवाइडेड बाई dt। और ये फ्लक्स कैसा होता है, टोटल कितना फ्लक्स लिंक होगा, ठीक। बस यहाँ जो फ्लक्स टोटल कैसे करते हैं, सबसे पहले ना एक टर्न से निकालेंगे कि एक टर्न से कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो उसको इस लेक्चर में हम लोग कैसे डिनोट करने जा रहे हैं, मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो है लेट इट बी B, तो बोलते हैं कि फ्लक्स थ्रू वन टर्न उसको बोलेंगे फाई, ये होता है कितना, बी डॉट ए हम जानते हैं एक टर्न से जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए। लेकिन अगर एन टर्न्स है तो बोले कि एन अगर टर्न्स होगा तो टोटल जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो उसको फाई टोटल बोल देंगे। ये कितना हो जाएगा, बोले एन से मल्टीप्लाई कर दो तो एन डॉट बी डॉट ए हो गया, मतलब एन इंटू बी डॉट ए। एक टर्न से वन टाइम से इतना, भैया दो टर्न से टू टाइम्स, एन टर्न्स अगर होगा तो एन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा वो हमें पता चल जाएगा। यानी एन इंटू इसको हम क्या लिख देंगे, फाई। सो दिस इज फाई टोटल, ठीक है। ये यूज करने जा रहा हूं इस लेक्चर में। फाई टोटल एन फाई हो जाएगा, यहां पर हम लोग रख देंगे, हेंस ईएमएफ इंड्यूस्ड का मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा -d/dt, यहाँ हो जाएगा n टाइम्स फाई, n गया बाहर, ये हो जाएगा देखो d∅/dt। तो इसी चीज का हम यूज करने जा रहे हैं वर्किंग में पूरा समझने के लिए। n जो भी टर्न्स है, n1 टर्न्स है तो n1 मल्टीप्लाई कर दो, n2 है तो n2 कर दो, इंटू d∅/dt। फाई हो गया एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, ठीक है ऐसे। तो दिस इज द प्रिंसिपल जिस पर कि हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं पूरा। देखो नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग। अब वर्किंग समझने के लिए ना कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, करंट, ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स, इस सब में क्या रिलेशन होता है, कैसे काम करता है ये, उसके लिए ना हमें 3 एजम्पशंस पढ़ना होता है बच्चों। और ये 3 एजम्पशंस बोलोगे अनिल सर कहाँ से लिखे हो आप, तो मैं बता देता हूँ आप लोग को एनसीईआरटी लाइन से। कहाँ से लिखा मैंने बच्चों, एनसीईआरटी लाइन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग क्या करते हैं ना ये एजम्पशंस को स्किप कर देते हैं बच्चों। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा कि इसको स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट जो है ना ऊपरी ऊपरी पढ़ लेते हैं फॉर्मूला सही आ जाता है, आंसर भी सही आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो जाएगा अभी आपको खुद पता चलेगा, ठीक। इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखते हैं बढ़िया से, देखो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे तो ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो देखते हैं, तो हमने देखा कि भाई ट्रांसफार्मर इस तरह से है, यह है मेरा सॉफ्ट आयरन कोर, इस पर जो है ना ऐसे करके वाइंडिंग किया हुआ, प्राइमरी साइड में एसी वोल्टेज लगा हुआ है, जो इनपुट वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है जिसको कि हमको बढ़ाना है या घटाना है वो है ये, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कॉइल प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी तरफ जो है इस तरह से कॉइल लगा हुआ ऐसे। क्या क्या है एजम्पशन जरा एक बार देख लेते हैं, फिर जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूँ उसमें ये सारी चीज़ आएंगे। द प्राइमरी करंट एंड रेजिस्टेंसेस आर वेरी स्मॉल। प्राइमरी ये है, बोलता है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस साइड में, ठीक है, इस सर्किट में क्लोज सर्किट है, देखो ये वाला करंट और रेजिस्टेंस वो बहुत छोटा लेना है। तो बोले कि भाई एसी वोल्टेज ये लगा हुआ है, किसी इंस्टेंट पर मान लो कि ये है प्लस ये है माइनस, तो इसमें करंट किधर फ्लो करेगा, बोले प्लस से माइनस की तरफ देखो ऐसे करंट फ्लो करने जा रहा है,
सिंस प्राइमरी साइड है तो 111 से डिनोट करो। ठीक, अब ये है, हम जानते हैं कि कॉपर का तार है। देखो क्या चीज का तार है, कॉपर वायर है, तो भाई कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो लेट उसको रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं क्या, R1। तार है तो रेजिस्टेंस तो होगा ही, करंट इधर तो फ्लो करेगा ही। ठीक, लेकिन पहला एजम्पशन बोलता है बच्चों कि प्राइमरी करंट I1 एंड प्राइमरी रेजिस्टेंस जो होगा आर वेरी स्मॉल। आर हमें क्या लेना है, वेरी स्मॉल। तो इसमें क्या है ना, देखो करंट तो बहुत छोटा लेंगे ही, जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर बहुत छोटा। रेजिस्टेंस को जनरली क्या लिया जाता है, रेजिस्टेंस इस साइड में R1 नियरली इक्वल टू जो है ना बहुत छोटा, तो टेंडिंग टू हम लोग क्या ले लेते हैं, समझो कि 0 ही ले लेते हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल। अब बोलोगे कि सर कोई भी तार अगर होगा वो भी कॉपर वायर है तो उसका रेजिस्टेंस तो 0 हो नहीं सकता है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट फ्लो करेगा, हीट लॉस भी होगा, हम जानते हैं। लेकिन आइडियल केस हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो उसी का जो है ना एक पार्ट है कि भाई आइडियल केस क्या होगा, लेट रेजिस्टेंस इज 0। अब रेजिस्टेंस 0 है तो पढ़ो आगे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर भी हम लोग पढ़ते हैं और आइडियल ट्रांसफार्मर भी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये आइडियल केस की बात करता है। तो जब ये बोलते हैं ना कि वेरी स्मॉल, तो ये कौन सा केस है भाई, ये आइडियल केस ऑफ ट्रांसफार्मर ही है। दूसरा क्या बोलता है, क्या, सेम फ्लक्स लिंक्स थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। लेकिन इसमें एक चीज है, देखो सेम फ्लक्स लिंक्स थ्रू द वन टर्न ऑफ, ये एड ऑन कर लेना, क्या है ये, वन टर्न ऑफ, कि प्राइमरी वाइंडिंग में एक टर्न से जो फ्लक्स लिंक होता है, बोलता है क्या, सेम फ्लक्स लिंक्स थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग भी। यानी एक टर्न से मान लो कि फाई इसमें लिंक करता है ना, तो सेकेंडरी का भी एक टर्न से कितना लिंक करेगा, फाई। कितना लिंक करेगा, फाई। तो एक एजम्पशन हो गया कि लेट हम लोग बोल देंगे बच्चों, फाई को क्या लिख देंगे, फ्लक्स दैट गेट्स linked through flux that gets linked through both the one turn of primary and secondary coil, या सेकेंडरी वाइंडिंग जो बोल दो, सेकेंडरी कॉइल। फाई क्या है, फाई इज द फ्लक्स दैट गेट लिंक्ड थ्रू बोथ द वन टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक, टोटल फ्लक्स की जब बात करेंगे ना तो अलग हो जाएगा। अब हम जान चुके हैं कितना, N1 अगर इसमें टर्न्स है, टोटल कितना टर्न्स है, N1, इसमें है N2, तो भैया टोटल फ्लक्स अगर बोलेंगे कितना हो जाएगा, एक टर्न से है फाई, N1 टर्न से हो जाएगा N1 टाइम्स फाई। इधर एक टर्न से बोल रहे हैं कि है फाई, आइडियल केस है, ठीक है, फाई, तो टोटल टर्न्स कितना हो जाएगा, N2 टाइम्स फाई। यानी टोटल फ्लक्स जो होगा लिंक्स थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल बी डिफरेंट। तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा चीज क्या बोलता है कि द टर्मिनल्स ऑफ द सेकेंडरी शुड बी ओपन, मस्ट है, ओपन ही होना चाहिए। तो देखो आउटपुट साइड सेकेंडरी कॉइल का जो आउटपुट टर्मिनल्स हो क्या है बच्चों, खुला है। बोलोगे हैं ऐसा कैसे, यहां तो बंद था। बिल्कुल, बंद होता है तो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, बहुत छोटा है लेकिन करंट फ्लो करेगा। लेकिन आउटपुट टर्मिनल अगर हम लोग खुला रखेंगे तो उसमें तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि करंट तो तब फ्लो करता है जब सर्किट क्या हो, क्लोज्ड हो। तो ठीक है, बोला कि आउटपुट रखो खुला, तो हम खुला रख देते हैं। तो ओपन टर्मिनल के बीच, ऊपर नीचे के बीच जो वोल्टेज मेरे को ऑब्टेन होगा दैट विल बी नोन एज आउटपुट वोल्टेज विच इज V2। खुला रखना है इसको। उससे बेनिफिट क्या होगा बताता हूं बच्चों, लिख लीजिए इसको। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ क्या है, ट्रांसफार्मर का एजम्पशंस। आते हैं वर्किंग के अंदर। देखो अब इनपुट साइड में हमने लगाया तार, बांधा इसे, यहां पर लगाया AC इनपुट वोल्टेज जिसको कि मेरे को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है। आउटपुट साइड में भी हमने टर्निंग ऐसे डाला, लेकिन इसको रखेंगे खुला, ठीक है। ये है N2 टर्न्स, ये है N1 टर्न्स। अब देखो कि क्या होता है, ये क्या है भाई, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर है। ये क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक। देखना, जैसे ही किसी इंस्टेंट पर हम लोग बोलते हैं कि मान लो कि ये है प्लस, ये है माइनस, तो हमें पता है प्लस से इधर करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, ऐसे 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 इधर जाएगा। प्राइमरी है तो इसको I1 ले लेते हैं। लेट ये जो करंट पास कर रहा है चेंजिंग करंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग करंट है। लेट किसी इंस्टेंट पर करंट जो है बढ़ते हुए जा रहा था। सोचो कि होगा क्या, ये करंट बच्चों देखो ऊपर से जा रहा है, तो जैसे ही करंट ऐसे जा रहा है ऊपर से ऐसे और फिर अंदर ऐसे जा रहा है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर पहला वाला जो कॉइल है प्राइमरी, उसमें फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा बच्चों, जो ऐसे
फ्लक्स कैसे लिंक होगा, ऐसे, और ये फ्लक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग फ्लक्स। देखो क्योंकि करंट इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा। यानी इधर जो फ्लक्स लिंक होने जा रहा है, ये फ्लक्स ये होगा, होने कैसा जा रहा है, इंक्रीजिंग। लेट एक टर्म की बात करते हैं। सोचो कि यहां से जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा, क्या स्ट्रेट लाइन में सब होगा, क्या सारे फ्लक्स स्ट्रेट लाइन में होते हैं क्या किसी करंट कैरिंग कॉइल से? देख लो जरा, यहां पर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर हम ऐसे बना दें तो फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स जो बोलो चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, तो बोले कि भाई स्ट्रेट नहीं होता है, बीच में एक्सिस पर बोलोगे तो ठीक है, बगल में ऐसे ऐसे, फिर देखो यहां ऐसे, यहां ऐसे, इस तरह से। तो रियलिटी तो ऐसा है। अब अगर रियलिटी ऐसा है तो यहां पर होगा क्या, बगल वाले में देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि भाई सारे फ्लक्स जो है ना इस सॉफ्ट आयरन के कोर में नहीं रहने जा रहा है, कुछ इधर उधर क्या कर जाएगा, हवा में चला जाएगा, हवा में चला जाएगा। तो जो एयर गैप्स हो गया ना इन दोनों कॉइल के बीच में, उसमें क्या हो जाता है बच्चों, लीक कर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। ये एक डिमेरिट है, ठीक है, एक डिमेरिट है। वहां उससे क्या हो गया, फ्लक्स लीकेज हो गया, तो भैया गड़बड़ वाली बात है। हम नहीं चाहते हैं कि ये फ्लक्स जो है ना एयर गैप में लीक हो। उसके लिए क्या किया जाता है, उसी के लिए एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं ना जो सारे फ्लक्स जो लीक हो रहा है ना, कम से कम उसको बांध करके रखे और अपने अंदर से क्या करे, पार कराए। कौन ऐसा सब्सटेंस होता है जो सारे अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है उसको बांध करके रखे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पढ़े हैं पारा डाई फेरो सब्सटेंस पढ़े, तो बोले कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं। देखो जरा यहाँ रफ कर करके बहुत सारा चीज बताता हूँ, कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा है। फेरोमैग्नेटिक, तो जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो इसका खासियत ये होता है ना कि अगल बगल जो फील्ड लाइंस जा रहा हो उसको भी क्या करता है, देखो जो अंदर से जा रहा है वो तो ठीक है, जो अंदर से जा रहा है ऐसे ठीक है, लेकिन जो अगल बगल भी जा रहा है तो उसको बांध करके अपने अंदर से ऐसे क्या कराता है, पास करा देता है, अपने अंदर से पार करा देता है, अपने अंदर से ऐसे पार करा देगा, अपने अंदर से ऐसे पार करा देता है। और पार करा दिया अगल बगल वाले फील्ड लाइन जो ऐसे हवा में जा रहा था, बगल से अगर पार करा दिया मतलब अपने अंदर से, इट मींस दैट हम लोग जानते हैं कि इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है 1 से। फेरोमैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या, पारगम्यता ज्यादा। भैया ये शुद्ध हिंदी है, पारगम्यता से पार सिर्फ समझ लो, पार कराने देता है ज्यादा फील्ड लाइंस अपने अंदर से, यानी लीकेज को क्या करेगा, बचाएगा। हेंस सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड। ये एक रीजन हो गया कि वाई सॉफ्ट आयरन यूज, दूसरा कोई मटेरियल क्यों नहीं यूज करते हैं भाई, तो एक रीजन समझ में आया। यानी कि ठीक है, तो जो लीकेज विकेज हो रहा है उसको ये प्रिवेंट कर रहा है। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों, सिंस पता है कि हाँ अपने अंदर ये बांध करके रख रहा है, तो लेट एक टर्न से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ या लिंक हुआ कितना है, फाई, यही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, देखो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और आ गया सेकंड वाले टर्न से। तो यही फाई एक टर्न वाला जो है लिंक हो गया किससे, सेकेंडरी के एक टर्न से। तो ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, अपने अंदर बांध के रखेगा, अपने अंदर बांध के रखेगा, तो ऐसे 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 और ये ऐसे आ जाएगा। यानी कि कुछ तो समझ में हम लोग को आया। यानी हम बोलेंगे कि अगर इसके एक टर्न से था फाई, तो देखो कैसे एजम्पशन से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि लेट दूसरे वाले एक टर्न से भी कितना लिंक कर रहा है, फाई लिंक कर रहा है। यानी कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी की थोड़ा टर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो बच्चों ये है कितना, प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के अगर हम एक टर्न से अगर देखेंगे तो फाई है कितना, बी डॉट ए, बी डॉट ए, ठीक। लेकिन इसमें टर्न्स कितना होता है, N1 टर्न्स होता है प्राइमरी कॉइल में। तो N1 टर्न से टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा, तो φ1 टोटल बोल दो, और ये φ1 टोटल कितना हो जाएगा, बोले N1 मल्टीप्लाई कर दो B डॉट ए से। दिस इज द टोटल फ्लक्स दैट गेट्स लिंक्ड थ्रू द प्राइमरी। N1 इंटू ये बन गया मेरा कितना, फाई, दिस इज φ1 टोटल, φ1 टोटल हो गया। अब हमें पता है कि भाई टोटल फ्लक्स इतना लिंक हो रहा है यानी चेंज हो रहा है बच्चों, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना, तो हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा जिसको कि E1 कह सकते हैं, ये होता है माइनस डी फाई टोटल, माइनस डी फाई बटे डी टी डी टी डी टी, यानी कि माइनस डी बटे डी टी φ1 टोटल, φ1 टोटल कि पहले वाले कॉइल में टोटल कितना फ्लक्स लिंक होगा। दिस इज N1 टाइम्स फाई, N1 टाइम्स फाई।
हेंस तो ये आ जाएगा कितना, देखो -n1 और ये हो जाएगा d5/dt। सही है, जब प्रिंसिपल पढ़े थे याद है, बताए थे एक टर्न से कितना लिंक हुआ वो देख लो, इंटू n से मल्टीप्लाई करो तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस निकल जाएगा। सिमिलरली इसी बेसिस पर जरा अगर देखें सेकेंडरी कॉइल से, तो हम देख ले कि फाई जो एजम्पशन बोला था ना, एक टर्न से लेट इधर उधर दोनों सेम, तो एजम्पशन भी मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया, डाटा यहां पर समझ में आ रहा है। हाँ भाई ठीक है, तो टोटल इसमें कितना फ्लक्स लिंक होगा या चेंज होगा बता दो, बिल्कुल देख लेते हैं एकदम इसी ग्राउंड पर। तो बोले कि भाई सेकेंडरी के एक टर्न से इधर ऊपर से आ रहा है इसमें फ्लक्स है ना, और यहां पर क्या था, नीचे से जा रहा था, ठीक। तो टोटल कितना होगा इसमें, तो बोले भैया देखो फाई एक टर्न से होगा B.A। अब देखो B तो ठीक है सेम है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया भी हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कि इसमें 100 है, उसमें हो सकता है 50 हो, ज्यादा कम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यहां पर कितना है, अगर A तो सेकेंडरी साइड में भी क्या मानते हैं, सेम एरिया। एक टर्न से इतना, तो भाई इसमें टोटल टर्न्स होता है N2 टर्न्स, तो बोलेंगे बच्चों फ्लक्स टू टोटल कितना लिंक हो जाएगा, तो बोले N2 टाइम्स हो जाएगा B.A विच विल बी इक्वल टू N2 इंटू क्या हो जाएगा, फाई, दिस इज फाई टू टोटल। तो टोटल फ्लक्स उसमें कितना चेंज हुआ या लिंक हुआ पता चल गया। हेंस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकंड वाले कॉइल में, पहले मैथमेटिकल आ रहा है तो लिख लेते हैं, d∅2 टोटल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, dt। हेंस रख लो यहाँ पे -d/dt, ये कितना है टोटल, n2 इंटू फाई, हेंस ये आ जाएगा -n2 d∅ कितना dt। सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड E2। यानी हमें पता चल गया कि अच्छा पहला वाला कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये कितना उसमें इंड्यूस्ड होगा वो पता चल गया। अब जरा डायरेक्शन देख लेते हैं कि दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना उसका डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा ये माइनस, तो डायरेक्शन बता रहा है कि भैया ऑपोजिट, जिधर फ्लक्स चेंज बढ़ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ठीक। लिख लीजिए ये वाला। अब इसको हम लोग जरा डायग्राम में देखते हैं कि भाई किधर ये इंड्यूस होगा, किधर ये इंड्यूस होगा। बच्चों देखना, करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो करंट अगर ऊपर ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे ऊपर से, करंट ऐसे, और ये इंक्रीजिंग करंट है, तो अगर करंट बढ़ रहा है तो ये फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई अगर यहां पर फ्लक्स ऊपर बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेस एंड लेंज लॉ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर, तो बोले भैया बढ़ने मत दो, घटा दो उसको, तो धड़ाक से किधर हो जाएगा, नीचे की ओर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, या बोले इंड्यूस्ड फ्लक्स किधर हो जाएगा, नीचे की ओर। नीचे का मतलब हो गया कि ऐसे, ये देखो, ये दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अपोज करेगा उस चेंज इन फ्लक्स को, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। और E1 का हम जान चुके हैं कि कितना आंसर आया है। अच्छा ठीक है, आउटपुट साइड में बोले ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बढ़ रहा है ना, वो आते आते ऊपर से आकर के नीचे आ रहा है, यानी अब नीचे के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स ये कैसा बढ़ रहा है, ठीक है। देखना जरा, नीचे के डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है, भैया बढ़ने मत दो, घटा दो, तो ऊपर इंड्यूस हो जाएगा जिधर बढ़ रहा हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो धड़ाक से ऊपर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड। यानी यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऊपर ऐसे, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये हो गया कितना, E2। थोड़ा इस टर्मिनल को मैं क्या करता हूं, थोड़ा दूर और करता हूं, बड़ा जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा बच्चों, देखना जरा, एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर ये वाला। और ये जो है कहलाता है V2, आउटपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस का वोल्टेज, ठीक। ये हो गया, यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पता चल गया है। अगर आउटपुट साइड को देखोगे, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा। याद है एक एजम्पशन था कि आउटपुट जो सेकेंडरी टर्मिनल है ना उसको खुला रखो, तो खुला रखेंगे तो उसमें तो करंट फ्लो करेगा नहीं, तो भाई करंट फ्लो किया नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है कितना, आउटपुट वोल्टेज V2, वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो। तो बोले देखो ऊपर जब तक तार सेम होता है, पॉइंट सेम या पोटेंशियल सेम, तो पता चल गया यहाँ और यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज क्या इंड्यूस हुआ है कॉइल में, E2। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस, तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, भैया ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो V2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। देखो ना पैरेलल कनेक्शन में नहीं हो गया, यानी यहां से एक रिजल्ट आ गया बच्चों, V2 किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 के बराबर हो जाएगा। डायरेक्शन तो चलो ठीक है, पता है कि यहाँ ऊपर रहता, लेकिन V2 विल बी इक्वल टू क्या हो गया, E2। एक रिजल्ट वहां आ गया। और अब हम लोग देखते हैं इनपुट सर्किट को।
कि क्या होगा। तो बोले कि अगर इनपुट सर्किट को अगर देखोगे यहाँ पर हमें जो समझ में आ रहा है बच्चों, देखो कैसा कि भाई ये है V1, उस इंस्टेंट पर बात करते हैं, और ये है मेरा कॉइल इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये है मेरा कॉइल मान लो कितना है N1 टर्न से जो भी है रहने दो। इसमें जो EMF इंड्यूस्ड का डायरेक्शन हो गया ना वो इधर हुआ ऐसे इस तरह से, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, और कितना EMF इंड्यूस्ड हुआ E1, तो मैग्नीट्यूड E1 है, डायरेक्शन हमने यहाँ बना दिया, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। पता है कि उस इंस्टेंट पर करंट I1 फ्लो कर रहा है इधर, वो भी इंक्रीजिंग करंट ऐसे है, ठीक है, इंक्रीजिंग से तो मतलब नहीं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। बोलो सर क्या कर रहे हो, मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ बच्चों ना कि आउटपुट जो वोल्टेज V2 हुआ वो E2 के बराबर हो गया, ठीक है। हमको जो इनपुट वोल्टेज ऐसी है जिसको कि स्टेप अप या स्टेप डाउन करना वो है ये, इसका EMF जो इसमें इंड्यूस्ड हुआ इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो देखो इसमें रिलेशन लिखते हैं कि क्या है। तो बोले कि भाई रेजिस्टेंस हमने देखा था, रेजिस्टेंस वायर का क्या है, नियरली इक्वल टू क्या है 0, यानी 0 ही ले लो, तो इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो इसको उठा करके अगर मैं DC वाला सर्किट ऐसे बनाने की कोशिश करूं तो देखो क्या है, यह है प्लस यह है माइनस, तो कैसे लिखोगे माइनस प्लस, देखो जरा ऐसे माइनस प्लस, तो दिस इज V1, ठीक है, उधर से आ रहे हैं, इधर में क्या है माइनस प्लस छोटा बड़ा, और ये क्या है दिस इज मैग्नीट्यूड है E1 का, ऐसे ऐसे, और करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है। लेट वायर का रेजिस्टेंस जो R1 है ना, मैं बना देता हूं बच्चों, लेट इट भी मैं कहीं बना देता हूं, मान लो ये R1 कैसा है, वायर रेजिस्टेंस है, लेकिन R1 है कितना 0, बाद में हम 0 पुट कर देंगे, पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म जरा। देखना क्यों एजम्पशन लिया गया कि I1 या R1 ना बहुत छोटा होगा। देखना अब जैसी बैटरी आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो हम क्या करते हैं इसमें KVL लगा देते हैं, तो लगा लो KVL लगाओ। तो यहाँ देखो इधर से हम ऐसे आ रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, तो छोटा से बड़ा हो जाएंगे तो क्या लिखोगे, देखो छोटा से बड़ा तो प्लस V1 है ना, छोटा आदमी बड़ा आदमी हो गया। फिर हम जा रहे हैं ऐसे, करंट भी इधर रेजिस्टेंस भी, मतलब हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस I1 R1, और हम जा रहे हैं ऐसे, फिर बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गया तो माइनस कर दो मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0, यानी कि V1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 जो हो जाएगा, ये I1 R1 देखो किधर चला गया, उधर चला गया I1 R1, यानी कि इस वोल्टेज और ये जो EMF इंड्यूस्ड हुआ इन दोनों में रिलेशन कैसा है। तो बोले कि भाई नेट वोल्टेज इन द जो सर्किट है ना, ये देखो क्या है, ये मान लो करंट ऐसे भेज रहा है, तो ये वाला क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है, ये करंट भेज रहा है I1, ये क्या कर रहा है भैया, ओपोज कर रहा है इधर, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट वोल्टेज, तो एक करे सपोर्ट एक करे ओपोज, एक 10 रुपया ले दे और 2 रुपया खींच ले भैया, तो नेट 8 रुपया मेरे पास रहेगा, यानी व्हाट इज द नेट वोल्टेज इन द सर्किट, तो बोलेंगे V1 माइनस E1। देख लो जरा, नेट वोल्टेज इन द सर्किट, और नेट वोल्टेज किसके बराबर होता है, V इक्वल टू IR, तो नेट वोल्टेज इक्वल टू I1 R1। अगर ये एजम्पशन नहीं लेता बच्चों, है ना, जो NCERT एजम्पशन देता है कि भाई करंट और रेजिस्टेंस बहुत छोटा, अगर नहीं होता तब क्या होता, अगर नहीं होता तो भाई इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन होता तो रेजिस्टेंस बताना पड़ता कि क्या है। लेकिन सिंस एजम्पशन ऐसा है कि रेजिस्टेंस क्या है, नियरली इक्वल टू 0, तो देखो V1 माइनस E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, आ गया 0। हेंस जो इनपुट वोल्टेज और जो इंड्यूस्ड EMF उन दोनों में मेरा एक रिलेशन आ जाता है, V1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया, E1 हो गया। तो ये एजम्पशन का खेल है, यानी पता चला, ओ कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वोल्टेज को हमको स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है ना, वो किसके बराबर हो जाता है, जो इसमें EMF इंड्यूस होता है कॉइल में ना, उसी के बराबर हो गया। अच्छा, दूसरा जो इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होता है ना कॉइल के अंदर, वही हो जाता है मेरा आउटपुट वोल्टेज जो हमको एक्चुअली चाहिए। जैसे मेरे पोल पर आता है 7200 वोल्ट, मैंने बताया अभी शुरू में 7200 वोल्ट यहाँ आया, तो वो इसके बराबर हो गया कॉइल में इंड्यूस्ड EMF, ठीक। मेरे को चाहिए घर में 220 वोल्ट आउटपुट चाहिए, तो वो किसके बराबर हो जाता है, यही EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल के बराबर। तब मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं कि V1 इक्वल टू E1, V2 इक्वल टू E2, ये हुआ कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम लोग स्किप क्या करते थे बच्चों, ये वाला पार्ट ही स्किप करते हैं। होता क्या, डायरेक्ट E1 और E2 लिख लिए, फॉर्मूला आ गया n-1 d∅dt, डिवाइड कर करके आंसर, लगता है कि ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है बच्चों, वो पूरा कॉन्सेप्ट गलत, ठीक। डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते E1/E2 और पढ़ना चालू कर दो, नहीं भैया, प्रूफ करिए कि कैसे ये कैसे वो उसके बराबर हो गया, तब क्रिस्टल क्लियर आ गया। अब ठीक है, अब बढ़िए, अब जो लिखोगे वो ठीक लगेगा।
E1 E2 मेरे पास पता है। इसी में अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग प्रोसीड करना चाहें तो हम देखें कि मान लो इनपुट में हमने देखा V1 किसके बराबर हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ E1। तो V1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E1 यानी क्या हो जाएगा, N1 d∅ बटे dt हो गया। एक तो ये समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर अगर बोले V2 किसके बराबर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 के बराबर है, यानी कि V2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 बोलोगे तो N2 इंटू d∅ बटे dt ये हो गया। हेंस अब मेरे पास एक रिलेशन आता है बच्चों वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में। क्या है, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में मेरे पास एक रिलेशन आ गया। तो उस रिलेशन को हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको मैं हटा देता हूं, देखो जरा। देयरफॉर बोल देंगे कि V2 बटे V1 अगर मैं बोलूं तो V2 में है मेरा क्या, N2 d∅ बटे dt। V1 में है N1 d∅ बटे dt। ये देखो ये दोनों चला गया, यानी आंसर आ रहा है कितना, N2 बटे N1। सो दिस इज V2 बटे V1 इक्वल टू N2 बटे N1, N2 बटे N1। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से कि कैसे आउटपुट वोल्टेज रिलेटेड है नंबर ऑफ टर्न से। अब इसी में बच्चों जो है ना वोल्टेज जैसे आपका आया ना नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड, देखो क्या होता है, एक टर्म है हमारे पास उसको बोलते हैं टर्न्स रेशियो या फिर बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो कि जनरली न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ रहता है कि व्हाट इज टर्न्स रेशियो। तो बोलते हैं कि टर्न्स रेशियो क्या होता है ना, टर्न्स रेशियो क्या होता है, आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स है N2, कितना है N2, इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N1। तो बोलते हैं आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय इनपुट नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज नोन एज क्या, टर्न्स रेशियो कहलाता है। ये टर्न्स रेशियो कहलाता है। तो बोले देखो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू दैट इन द प्राइमरी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या फिर टर्न्स रेशियो। और अभी हमने देख लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है ना वो देखो 2/1 तो 2/1 यानी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सा वोल्टेज, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के, यानी कि N2 बटे N1 अगर हमसे कभी पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे V2 बटे V1। तो यहाँ से एक रिलेशन समझ में आया कि नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। ठीक है, एक चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक चीज हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों, क्या कि पावर को लेकर के, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, कैसा है, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो अभी हम लोग आइडियल ही पढ़ रहे हैं, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो जब आइडियल एक ट्रांसफॉर्मर होगा, जब एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा तो होता क्या है, तो बोलते हैं कि देखो इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में हमें पता है कि भाई यहां पर जो है ना हम वोल्टेज लगाते हैं बच्चों, इनपुट वोल्टेज कितना लगाते हैं V1, और आउटपुट में जो वोल्टेज ऑब्टेन होता है वो कितना ऑब्टेन होता है V2। क्या ऑब्टेन होता है V2। बोलते हैं क्या भाई अब इसमें करंट फ्लो करेगा कैसे आउटपुट में, हमने देख लिया कि हाँ टर्मिनल्स ओपन रखोगे तभी आउटपुट V2 विल बी इक्वल टू E2, आंसर हमें पता है। लेकिन क्या करते हैं, आउटपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया ना, इसी टर्मिनल के अक्रॉस हम लगा देते हैं एक लोड रेजिस्टेंस, ये है RL। अब विश्वास करोगे कि ये क्या है, तो ये है माई हाउस, हम लोग का घर होता है ये होता है हम लोग का घर। तो हम लोग के घर में भैया बल्ब, पंखा, AC, टीवी, कूलर, फ्रिज सब लगा हुआ है, क्या है, सब रेजिस्टेंस है। तो दिस इज लोड रेजिस्टेंस। ये R1 जैसा लग रहा है ना, इसको जरा पढ़ा लिखूं मैं जरा, क्या है भाई, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, RL। क्या कहलाता है ये, लोड रेजिस्टेंस, कि हमारे घर में जो ये लगा हुआ है। स्वाभाविक बात है भाई, लगा हुआ रहेगा घर में, हमको इधर आउटपुट कितना मिलता है 220 वोल्ट AC सप्लाई, और पोल पर आता कितना है 7200 वोल्ट AC सप्लाई आता है। ठीक है, ये कहाँ पर आया हुआ, पोल पर गली के बाहर जो है ना जो पोल रखा हुआ उस पर वोल्टेज आया इतना, हमको घर में मिला था। तो मेरे घर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि ठीक है। तो एक इधर भी सर्किट बन गया, एक इधर भी सर्किट बन गया। इधर वोल्टेज V1, इसमें लेट प्लस माइनस, यहाँ करंट है कितना फ्लो कर रहा है I1। अब ये क्लोज्ड सर्किट हो गया, वोल्टेज है बच्चों V2, ऊपर देखा था हमने प्लस माइनस, तो भैया इसमें करंट फ्लो करेगा कितना I2, तो सर्किट में I2 ऐसे फ्लो कर रहा है। बोलते क्या है कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होता है ना, तो इनपुट पावर जो होता है
वो किसके बराबर हो जाता है? आउटपुट पावर के बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता है? इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है दुनिया में, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता है। इनपुट पावर जितना हो और आउटपुट एकदम सेम ऑब्टेन हो, ऐसा कभी होता है? घर से जितना हम लोग पढ़ाई करके जाते हैं, सोचो है ना, पढ़ाई पूरा सिलेबस पढ़ करके जाते हैं भैया, फुल में फुल मार्क्स। देखो रेयर की बात, जैसे बोलोगे सर कोई तो 100 में 100 लाता है, ठीक है, तो कोई लाता है, वो आइडियल केस है भैया, सब तो नहीं लाता है, लाखों बच्चे बैठते एग्जाम में 1-2 लाया, तो वो आइडियल केस हो गया, इसलिए आइडियल ट्रांसफॉर्मर जहां पर जितना घर से पढ़ कर गए ना, एकदम इक्वल टू 100 नंबर पढ़ के गए थे, 100 नंबर लिख के आए। लेकिन जनरली प्रैक्टिकली दुनिया में क्या होता है? 1-2 को छोड़ दो, रेयर तो क्या होता है? सब लोग 100 पढ़ करके जाते हैं, या तो 99 लाएंगे या उससे कम ही आएगा, है ना। तो हम लोग भी उसी केस में आते हैं, फुल मार्क्स नहीं आता, कभी कभी जिंदगी में आया कोई कोई सब्जेक्ट में थी, तो वो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर कहला जाएगा। ये आइडियल है, क्योंकि देखो इनपुट पावर जितना यहां पर होगा ना, आउटपुट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि कुछ ना कुछ का तो लॉस होता ही होता है। जैसे कैसे फ्लक्स थोड़ा सा लीक कर गया था तो वो एक लॉस हो गया, अभी बताऊंगा। फिर क्या है, सिंस करंट इसमें फ्लो करेगा, रजिस्टर है भाई, तार में पता है तार का रेजिस्टेंस होता है, तो हीट लॉस होगा, तो लो भैया हीट लॉस हो जाएगा, तो काहे का आउटपुट पावर फिर सेम आएगा, कुछ ना कुछ पावर लॉस हो गया। लेकिन आइडियल केस है तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो इनपुट पावर P1 बोल दो, आउटपुट पावर P2। पावर इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं VI, यानी कि V1 I1, ये क्या हो जाएगा? V2 I2 हो जाएगा। ठीक है, जितना सेम है। यहां से देखो आउटपुट वोल्टेज V2 बटे V1 क्या आ जाएगा? V2 बटे V1, तो ये हो जाएगा I1 बटे I2, I1 बटे I2 आ गया। तो एक रिलेशन हो गया। तो जब भी इनपुट इक्वल टू आउटपुट बोलेंगे, यानी कि इनपुट पावर P1 इक्वल टू P2 ऐसे, तो जो हम लोग बोलते हैं ना बच्चों की, मान लो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अगर हो तब क्या होगा? सोचो, चलो पहले इसको लिख लो, फिर एक जो है ना कंक्लूजन आप लोग को बताता हूं, पूरा अच्छा ऐसा कंक्लूजन। वोल्टेज का करंट के साथ जो रिलेशन आया, कैसा रिलेशन आया है? देखो 2/1 1/2, यानी वोल्टेज करंट के कैसा है भाई? कैसा रिलेशन है बच्चों? इनवर्स रिलेशन है। कैसा है? इनवर्स रिलेशन है वोल्टेज का करंट के साथ। देखो ज़्यादा वोल्टेज है तो कम करंट है, यही है एनर्जी कंजर्वेशन। बताता हूँ एक सेकेंड में। तो वोल्टेज करंट के इनवर्स रिलेशन हो गया। और हम लोग यहाँ देखिए वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि एक नोट पॉइंट और कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? वोल्टेजेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, और भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है ना। तो यानी कि रिलेशन कैसे लिखोगे? तो बोलेंगे देखो अगर V2 बटे V1 लिखना है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो ठीक है N2 बटे N1 हो जाएगा डायरेक्टली, लेकिन करंट में अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा I1 बटे I2, I1 बटे I2। अब इससे क्या है, सारे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग सब सॉल्व कर लेते हैं, वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट। ठीक है। अच्छा एक चीज है बच्चों, एक सेकेंड जरा, कोई बात नहीं, देखो अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मान लो होगा, कैसा ट्रांसफॉर्मर होगा? स्टेप अप। तो फॉर ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो स्टेप अप में क्या होता है? तो बोले आउटपुट वाला जो वोल्टेज होता है वो होता है कितना? ज्यादा। स्टेप अप इनपुट वाला है कम, यानी कि स्टेप अप में आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू क्या? इनपुट। स्टेप अप। अच्छा V2 ग्रेटर देन V1 है तो वोल्टेज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। इट मींस दैट N2 विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? N1। और ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। तो यानी कि छोटा सा अगर सर्किट वाइज अगर आपको बनाना हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी का ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दो, ज्यादा, ये हो गया N2, ज्यादा टर्न्स हो गया, और प्राइमरी में कर दो कम, ऐसे, दिस इज N1। ये देख लो N2 ज्यादा है तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहीं से कंक्लूजन आता था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर बोलोगे तब क्या होगा? तो बोलेंगे फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बोले स्टेप डाउन तो बोले कि भाई आउटपुट को कर दो डाउन, कम कर दो, तो यही होता है स्टेप डाउन, यानी कि V2 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। V1 ज्यादा हो, जो पोल पर कहता है 7200 इनपुट आया और उसको कर दिया कम, 220, कम हो गया। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी 2 लेस देन है तो N2 विल बी लेस देन क्या हो जाएगा? N1। यानी यहां से पता चला कि भाई सेकेंडरी विल हैव लेस नंबर ऑफ टर्न्स,
तो सेकेंडरी विल हैव लेस नंबर ऑफ टर्न्स। तो इधर भाई बस थोड़ा कम बना दिए, लेकिन इधर क्या है, ज्यादा बना दो। तुरंत समझ में आ जाता है कि किसमें इतना इतना। तो देखो डायरेक्ट याद करने के लिए कितना अच्छा बोलता हूं, स्टेप अप। तो स्टेप अप बोले ना तो मतलब आउटपुट साइड ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज जो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब बोले स्टेप डाउन, डाउन कर दो तो भैया आउटपुट में डाउन, तो वोल्टेज डाउन, तो भैया नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या कर दो, डाउन। बस जो डाउन बोले अप बोले, आउटपुट को देखो और खटाखटाक आंसर टिक करो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बच्चों देखो, जो अगर हम लोग पावर की बात कर रहे थे ना, एक सेकंड रुक जाओ जरा। हाँ, इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो हम लोग बोले थे एकदम शुरू में कि जैसे होता है ना कि इनपुट वोल्टेज को मान लो बढ़ा दे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब यहाँ 100 वोल्ट आया, उसको कर दिया 200 वोल्ट। भैया डायरेक्ट वोल्टेज अगर बढ़ा देगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब वाह 100 दिए 200 वोल्ट मेरे को मिल रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एट द कॉस्ट ऑफ कुछ ना कुछ होगा। तो अगर आप वोल्टेज को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो देखो आपको करंट को करना पड़ेगा कम। वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है। जिस साइड वोल्टेज होगा ज्यादा उस साइड करंट होगा कम। यहां से भी आप एक्सप्रेशन समझ सकते हो। देखो जरा, P1 इक्वल टू P2 है ना, देखना कैसे, V1 I1 विल बी इक्वल टू V2 I2। मान लो कि बच्चों जो पावर है ना, लेट समझने के लिए कह रहा हूं कि ये है 100 वाट है, इक्वल टू दोनों इनपुट आउटपुट के आइडियल केस में 100 वाट है। 100 मान लो कि इनपुट साइड है 2 वोल्ट और करंट कितना है, तो 50 एम्पियर करोगे तभी जाके 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100 वाट आएगा, ठीक है। अगर आपको इस वोल्टेज को बढ़ाना है, 2 वोल्ट है इनपुट, हम चाहते हैं कि 50 वोल्ट हो जाए, भैया ऐसा ही ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आ जाएगा। जितना चाहोगे मेहनत आपको करना पड़ेगा, और वो किसी को दिखाई नहीं देता है। देखो जो शुरू में बोले थे 2 वोल्ट को हम चाहते हैं 50 वोल्ट बन जाए, कर दो 50 वोल्ट, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। भैया दोनों गुना होकर के 100 आना चाहिए, यानी कि करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो देखो व्हेन वोल्टेज बढ़ता है भैया करंट ड्रास्टिकली सेम रेशियो में क्या होता है, घटता है। तो व्हेन वोल्टेज इंक्रीज एज करंट हैज टू डिक्रीज। जब आपको ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए ना, बहुत खतरनाक आपको भाई मेहनत करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल से, है ना। मस्ती वगैरह जहां पर आप समय बर्बाद करते हो एकदम ड्रास्टिकली कम करना पड़ेगा। जितना आप मस्ती कम करोगे उतना ही रैंक आगे बढ़ेगा, ये एक सच्चाई है दुनिया का। तो यहां पर भी वही होता है, ठीक है। चलो अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो जरा देखते हैं भाई सवाल कैसे सॉल्व होगा। सवाल बनाना बहुत आसान होता है ट्रांसफार्मर का। देखो, द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज इतना टर्न्स। प्राइमरी मतलब किधर, इधर 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ठीक। प्राइमरी हैज 100 टर्न्स, यानी N1 दे के रखा है 100 एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, सेकेंडरी बटे प्राइमरी, है ना, यही होता है। नंबर ऑफ टर्न्स ये कितना दे के रखा है, 100। अब हम जानते हैं कि N2 बटे N1 दिया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, V2 बटे V1 भी लिख सकता हूँ। बोलो ये भी क्या है, 100 ही है, लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। अच्छा, इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर इतना। इनपुट वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, ठीक। इनपुट पावर कितना दे के रखा है, P1 1100 वाट। तो इनपुट साइड लिख दिए। हमसे बोलता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी बताओ कि क्या होगा। तो पहला हमसे पूछा है कि N2 क्या होगा। एक एक करके सॉल्विंग देखते हैं जरा। पहला वाला तो बोले कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का दे के रखा है N1 और N2 हमसे पूछा है। आगे आंसर N2 बटे N1 इक्वल टू 100 होता है। N2 बटे N1 कितना दे के रखा है, 100, यह है 100, यानी N2 निकल गया 100 इंटू 100। हेंस N2 विल बी 100 इंटू 100, तो इतना नंबर ऑफ टोटल आ जाएगा 10,000 टर्न्स। देख लो जरा, तो प्राइमरी में 100 है तो उधर 10,000 टर्न है। सोच लो 10,000, तब जाकर के कैसा ये आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और आइडियल जैसी वर्ड बोला है ना, तो यहां समझ में आता है कि इनपुट पावर आउटपुट पावर हम बराबर कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, करंट इन प्राइमरी। भैया करंट इन प्राइमरी I1 कहां से निकालोगे, तो देखो जरा कहां से निकालोगे, बस जो पैरामीटर दिया हुआ ना उसी में दिमाग लगाना। P1 देके रखा है, V1 देके रखा है, पावर इक्वल टू होता है VI, यानी पता चल गया ओहो 1 1 1 1 1, यानी करंट निकल जाएगा इन प्राइमरी। सेकंड नंबर
सेकेंड नंबर हमसे पूछा था I1 क्या होगा, तो बोले भैया P1 होता है V1 I1। P1 है 1100 वाट, वोल्टेज कितना है 200, कितना था 220, तो 220 इंटू I1, ये चला गया, तो I1 आ जाएगा 11 इंटू 10, 110 है, डिवाइडेड बाई कर दो 22, ठीक है। 110 जो ऐसे था लिख सकते तो 11 दूना 2 5 10, यानी I1 कितना आ गया 5 एम्पियर। ऐसे भी कर सकते, हाँ 22 5 ऐसे कटेगा तो डायरेक्ट भी इतना आ जाएगा। तो ये हो गया प्राइमरी करंट। थर्ड नंबर देखो क्या बोलता है हमसे, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, यानी कि V2 क्या होगा, V2 वोल्टेज कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो बोले भाई नंबर ऑफ टर्न्स जब दे के रखता है रेशियो, तो समझो नंबर ऑफ वोल्टेजेस का भी रेशियो दे के रखा है, मतलब नंबर नहीं वोल्टेजेस का रेशियो। V1 है 220, देख लो V2 ऐसे ही पता चल गया है ना, V2 बटे V1 है कितना 100, बोलेंगे V2 बटे V1 जो है ना वो दे के रखा है 100, V2 बटे V1 220 है और ये है 100, यानी कि V2 हो जाएगा 220 गुना 100, तो ऐसे लगा दो, इतना वोल्टेज हो जाएगा, यानी 22,000 वोल्ट। कितना वोल्टेज है 22,000 वोल्ट। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर्स निकालते जाते हैं, रिलेशंस देखते चले जाओ। नेक्स्ट, करंट इन सेकेंडरी, भाई सेकेंडरी में करंट क्या होगा वो बताओ, कहां से आएगा, तो V2 मेरा पता चल गया है। बोले बच्चों हम जानते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर है, मतलब कि इनपुट जितना पावर होगा ना उतना ही आउटपुट पावर होगा, क्यों, क्योंकि V निकल चुका और I चाहिए, यानी पावर VI VI VI, यानी समझ में आता है, ठीक है। तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट पावर कर देंगे। बोले सिंस आइडियल ट्रांसफार्मर है तो P1 विल बी इक्वल टू P2, तो P2 हमें पता चल गया कि 1100 वाट होगा और P2 होगा कितना VI VI, ठीक। V2 आ चुका है कितना है 22,000 इंटू I2 विल बी इक्वल टू 1100, तो 1 2 1 2 चला गया, 11 से काटेंगे तो 11 दूना ऐसे, यानी I2 कितना आ जा रहा है पता है 1/20 एम्पियर आ जाएगा। सही है, देखो 2 2 गया, 11 दूना 22 हो जाएगा 0, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 1/20 एम्पियर, तो I2 भी निकल गया है ना, I2 निकल गया। नेक्स्ट है क्या, पावर इन सेकेंडरी, लो वो तो ऐसे ही पता चल गया, आइडियल है तो पावर इन सेकेंडरी विल बी इक्वल टू पावर इन प्राइमरी, हेंस फिफ्थ नंबर पावर P2 सेकेंडरी जो हो जाएगा वो P1 के बराबर हो जाएगा, तो 1100 ही वाट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सारे वैल्यूज निकल गए। अब इससे बाहर जो है ना बच्चों आइडियल ट्रांसफार्मर सवाल बनता भी नहीं है, क्योंकि सारे कुछ जो है मैंने एक ही क्वेश्चन में उठा करके डाल दिए। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं पता कि एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो एफिशिएंसी का मतलब ही यही हुआ कि हम 100 नंबर का पढ़ करके गए एग्जाम में और नंबर लाए पता है कितना 100, बोलोगे वाह ये तो खतरनाक हो गया है ना, 100% नंबर आ गया फुल, तो ये हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन जनरली हम लोग का क्या होता है कि 100 नंबर पढ़ के गए थोड़ा कम में लाते हैं 99, तो भाई एफिशिएंसी जनरली क्या है 100% से थोड़ा कम ही होगा। ऐसा भी होता है कि 100 नंबर में 40 नंबर आया तो पता चल रहा है, यानी कि कभी कितना है टोटल उसमें मेरे को आया कितना, घर से पढ़ के कितना गए और आया कितना। अच्छा घर से पढ़ कर गए, तो ट्रांसफार्मर के केस में क्या बोलोगे, इनपुट कितना दिए थे और आउटपुट कितना आया। अगर इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों सेम है तो बोले वाह क्या बात है, कोई लॉस नहीं हुआ 100%। लेकिन ऐसा होगा नहीं रेजिस्टेंस पे एनर्जी जाएगा, फ्लक्स लीकेज होगा, बहुत सारा लॉसेस होता है, जिसके कारण आउटपुट जो है ना वो थोड़ा सा क्या होता है कम होता है। हेंस बोलते हैं व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। बच्चों एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जाता है, ये होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। वही जैसे 100 नंबर का पढ़ के गए, मेरा नंबर आया 40, समझ में आ रहा है। इनपुट कितना, घर से 100 पढ़ के गए 40 से आया, तो इनपुट कितना दिए, आउटपुट देख लो कि क्या है, यानी कि P2 डिवाइडेड बाई P1, दिस इज एफिशिएंसी। तो P2 मतलब V2 I2 और P1 मतलब V1 I1, ये हो गया एकदम सिंपल। लेकिन कभी भी वोल्टेजेस रेशियो वगैरह हो ना, तो ये दिमाग में हमेशा मेरा रहना चाहिए कि वोल्टेज का जो रेशियो होता है ना वही नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होता है, और करंट का कर दो उल्टा। तो ये डिफॉल्ट कोई भी सवाल बनाओ तो ये हमेशा थोड़ा चलना चाहिए कि जो वोल्टेज का जो रेशियो होता है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होता है। हालांकि
बच्चों देखो ये वाला जो है ना, मतलब नहीं होता कि इसको आइडियल केस के लिए तो इसको तो हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये आइडियल के, लेकिन ये तो हमेशा होगा, ऑलवेज। ये क्या होगा? ऑलवेज। तो जब भी कहीं वोल्टेज V2/V1 दिख रहा है तो N2/N1 दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि करंट को भी अगर सेम करते हैं तो आइडियल केस हो गया। एफिशिएंसी, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी? तो आइडियल अगर ट्रांसफार्मर है तो एफिशिएंसी जो है कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और अगर प्रैक्टिकल अगर ट्रांसफार्मर है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, तो एफिशिएंसी जो होगा क्या बोल देंगे? लेस देन 100% बोल दो, है ना। 99 हो सकता है, 99.9 हो सकता है सब कुछ, लेकिन भैया 100 से कम होगा। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। सवाल बनाते तो जाकर के थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि कैसे। देखो, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, यानी कि प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर से कितना करंट ड्रॉ करेगा ये निकालना है। विच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। 200 वोल्ट रहता है, उसको स्टेप डाउन कर देता है 20 वोल्ट में, यानी ये V1 है, ये क्या है? V2 है। देखते हो इनपुट वोल्टेज V1 V2 लिखते हैं, ना कि E1 E2, है ना। मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जा सकता है, वो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनपुट और आउटपुट इसे डिनोट करो। टू ऑपरेट ए डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस कितना? 20 ओम। तो भाई रेजिस्टेंस लगता किधर है? तो सिखा चुके हैं बच्चों, रेजिस्टेंस किधर लगाते हैं? हम अपना घर में जलाते हैं, बल्ब, पंखा, ये सब, तो आउटपुट साइड लगता है ना। तो आउटपुट साइड का मतलब क्या है? इधर ही लगाते हैं हम रेजिस्टेंस। देखो जरा, ऐसे ऐसे जो कॉइल है रेजिस्टेंस वाला यहाँ लगाते हैं, तो लोड रेजिस्टेंस बोलो, और यही लोड रेजिस्टेंस को हम आउटपुट साइड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, सेकेंडरी रेजिस्टेंस इधर आउटपुट साइड। तो ये मेरे को दे के रखा है, देखो R2 या RL, वो कितना? 20 ओम, और हमसे बोलता है कि एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80%। तो एफिशिएंसी 80% है का मतलब क्या हो गया? 80/100, है ना। 80% मतलब 80/100, तो ये गया 2 चौक 8, 2 पचे 10, यानी कि 4/5। तो एफिशिएंसी हो गया कितना? 4/5 हो गया है। और एफिशिएंसी होता क्या है? तो बोले कि भाई अभी हम जस्ट पढ़ के आए, एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। ये होता है V2I2, ये हो जाता है V1I1। एफिशिएंसी दे के रखा 4/5 आया। V2V1, देखो V2V1 यहाँ पर पता है, रख सकते हैं। I2 कुछ दे के रखा है क्या? नहीं दे के रखा है। तो कैसे निकाला जाए? देखो अपने आप पता चलेगा। ये हो गया एफिशिएंसी 4/5, ठीक। V2 है 20, V1 कितना है? 200, इनटू I1 तो हमें चाहिए ही चाहिए भैया। करंट I2 कितना वो कहीं बता दो, बस I1 हमारा निकल जाएगा, है ना। I1 निकल जाएगा, बस कोई I2 बता दो कि कहां से निकाला जाए, ठीक। देखना, V2 दे के रखा है आउटपुट साइड में कितना? 20 वोल्ट। आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस दे के रखा है कितना? 20 ओम। बस 1 1 1 2 2 2 2। तो आउटपुट साइड में भैया वोल्टेज है कितना? 20 वोल्ट। वोल्टेज है 20 वोल्ट, इसमें करंट फ्लो करेगा कितना? I2, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? V = IR नहीं लिख सकते हो बच्चों, सोचो जरा। वोल्टेज कितना करंट फ्लो करेगा, कितना रेजिस्टेंस है, हो गया। V2 = I2 R2, हेंस I2 यहां से हमें पता चल जाएगा V2/R2। कितना आ रहा है? V2/R2। V2 अच्छा, दोनों देखो 20-20 है, तो यानी कि 20/20। आजकल तो 20-20 IPL भाई बहुत पॉपुलर चल रहा है ना। धोनी उड़ाए हुए एकदम 3-4 बॉल में, धन, यानी आंसर कितना आ गया? 1 एम्पियर। 3 बॉल में 3 छक्का। मैच देखा होगा आपने, आप लोगों ने, है ना। I2 = कितना आ गया? 1 एम्पियर। अब ये 1 आ गया, उठा करके यहां रख दो, हेंस यहां पर हम लोग रख देंगे 1, तो I1 निकल जाएगा। तो ये गया, 2 × 20 आ गया। तो I1 इधर है, इधर लेते हो बच्चों, देखो क्या हो जाएगा भाई। चलो कोई नहीं, 40/5 देखो, 40/5 = 1/I1, 5 8 40। तो I1 = कितना आ जाएगा? 1/8 एम्पियर। यही आंसर हो जाएगा। देख लो, इधर I1 इधर, 8 उधर। अच्छा, डेसिमल में लिखा हुआ है, तो हाँ, तो 1/8 कितना आएगा? I1 = ये आ जाएगा 0.8, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? 2 20 8 2 19 16, 4 8 5 40, इतना एम्पियर, यानी कि 0.125 है क्या? देखो ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ पर बच्चों ट्रांसफार्मर के ना सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं खत्म। इसके बाद जो है ना बचता है बस कि क्या क्या लॉसेस होते हैं इन्हें ट्रांसफार्मर, तो वो थ्योरेटिकल चीज़ें, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीखा है उस पर सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब सॉल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं बस अगले लेक्चर में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के साथ, और वो हमारा एसी चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहे बच्चों। थैंक यू।